व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे या जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलने, शुद्ध शुद्ध लिखने और शुद्ध शुद्ध पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी मातृभाषा हिंदी देश के संविधान द्वारा जिस भाषा को शासकीय कामकाज की भाषा की मान्यता दी जाती है उसको हम राजभाषा का, जैसे हमने आपको हिंदी के बारे में कल बताया था कि भाषा आगे आगे चलता है और व्याकरण उसके पीछे पीछे चलता है। अब व्याकरण का काम क्या है? एक रूपता बनाए रखना। जब पढ़े लिखे लोग तो पढ़े हैं तो उसके बारे में जानेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो एक रूपता कैसे बना पाएंगे? भाषा, वो व्याकरण तो जान ही नहीं रहे, तो वो भाषा का रूप बदल जाता है ना। आज देखो, आज अगर संस्कृत भी अगर हम लोग को हो, 10 लोग संस्कृत ठीक ठाक अगर पढ़ लें, हम लोग भी अहम संस्कृतम न पठामि ऐसा अगर बोलने लगे तो एक माहौल बन जाएगा कि ना संस्कृत का। हो सकता है कि अगर ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे और संस्कृत में रुचि अगर बढ़ती जाए तो संस्कृत फिर से माहौल बना सकता है अपना एक। जैसे हम लोग आम लोग हिंदी या भोजपुरी बोल रहे हैं, संस्कृत भी बोला जाने लगेगा, होगा कि नहीं? पढ़े लिखे लोग होंगे तब तो। अब हिंदी में आज पढ़े लिखने वाले लोग की कमी हो जाए तो आने वाले दिन में तुम्हें हिंदी भी तो समाप्त हो सकती है, इसका रूप बदल जाएगा, बदल जाए कि नहीं? तो इसको पढ़ना भी तो जरूरी है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। तो जरूरी है हर चीजों को आपको साथ में लेके चलना है। और जिसको ना आगे जाना है, बहुत रिसर्च वगैरह करना है, हिस्ट्री का भी अगर रिसर्चर आपको बनना है ना तो आपको लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। क्यों राजेंद्र प्रसाद 12 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया जाता है अलग अलग भाषा। मान लो तुम खुदाई कर रहे हो, उसमें से कुछ ऐसा मिल गया जो फलना लैंग्वेज में होगा, तुम जान ही रहे हो, तो तुम कैसे पढ़ पाओगे उसको? तो तुम नहीं पढ़ पाओगे तो अपने सहपाठी का हेल्प लोगे, वो उसमें क्या लिखा है सच बता रहा है कि झूठ, तुम्हें कैसे पता? तो जो हिस्टोरियंस होते हैं ना वो बहुत लैंग्वेज पढ़ते हैं, है ना। यहाँ तो हम लोग तो चलो नहीं, वो ब्राह्मणी लिपि, अपभ्रंश सब पढ़ते हैं ताकि कुछ भी मिले तो पढ़ लिया जाए, कम से कम उस भाषा की जानकारी होनी चाहिए। तो ऊपर जाना, अगर हम हाई स्टडी में जा रहे हैं तो वहां हमें कई लैंग्वेज की जरूरत होती है। हम बताओ सिंधु सभ्यता की बातें क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि आर्यंस लोग जो आए वो सिंधु सभ्यता वाली चीजों को पूरे कंप्लीटली छोड़ दिए होंगे, तो हमको पता ही नहीं। लेकिन देखो 1500 ईसा पूर्व की आज भाषा संस्कृत भी लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? और कहीं खुदाई होती है संस्कृत में कुछ मिल जाएगा, हम डायरेक्ट पढ़ के बता सकते हैं कि उस समय क्या हुआ था। तुम्हें लगेगा मरे मुर्दे उखाड़ रहे हैं, उस समय से हमें क्या लेना देना है, लेकिन तुम भूल रहे हो उस समय क्या हुआ था। उसी को पढ़ के हम आगे का रणनीति तैयार करते हैं। और इतिहास की यह परिभाषा नहीं होती जो बीती हुई कहानी को पढ़ते हैं, वो तो 8वीं के बच्चे को बताया जाता है। इतिहास का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है? हम उस समय के चीजों का अध्ययन और एनालिसिस करते हैं जिस समय की हमारे पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, तो उस बात पर क्या विचार हो, कौन सी बात हो, यह हमें नहीं पता। तो इतिहास में वही पढ़ते हैं ना जिसका कोई चश्मदीद गवाह न हो। चश्मदीद गवाह मतलब आई विटनेस, आंख से देखा हुआ इंसान नहीं है, तो लिखा हुआ चीज हम पढ़ते हैं, अनुमान लगाते हैं। और वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि इतिहास को बढ़िया से समझकर वर्तमान को संभाल सकें और फ्यूचर में सही निर्णय ले सके फ्यूचर के लिए। जब हमें पता है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ तो फिर करेंगे तो फिर होगा। वो एक कहावत सुने ना, इतिहास अपने आप को पुनः दोहराता है। कब दोहराता है? और दोहराना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। अगर हम उससे नहीं सीखेंगे तो दोहराएगा, है क्या मनीष जी? जैसे आप बोले थे गलत ट्रैक पे चले गए थे, तो गलत ट्रैक पे चलेगा, एक बार आपको ठोकर लगा तो फिर वही ट्रैक पे जाइए तो फिर ठोकर लगेगा। तो अच्छे समझदार लोग क्या करते हैं, एक बार ठोकर लगा समझ जाएंगे और वो इतिहास रहेगा। जब आगे काम करेंगे ना फिर वैसा माहौल बनेगा तो समझ जाए अरे वहां ऐसा हुआ था, फिर ये हो रहा है, फिर अगला यही होगा। क्योंकि सिंपल बात है ना भाई, H2 और O2 को मिलाओगे तो हो ही नहीं सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए। क्या बनेगा? H2O बनी ही बनेगा। बोलो हाँ या ना? तो जो भी बनेगा वो जल ही बनेगा। तो जो पहले से आपको कारण दिख रहा है आगे उसका रिजल्ट निश्चित होता है लगभग। तो इस बात को समझो। तो इसलिए हमको इतिहास भी पढ़नी होती है। तो सारे लैंग्वेज तो हम पढ़ने समझने के लिए अलग अलग कर देते हैं, पर एक दूसरे से सब इंपॉर्टेंट और इंटरलिंक्ड होते हैं। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में मैं आपको कुछ बताया था, तो जो लोग इसको पढ़े हैं वो तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अभी इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख रहे हैं क्योंकि आज इसकी जरूरत है और आज इसको कंप्लीट जानेंगे। इसमें हम कई शब्द लिख रहे हैं, ध्यान से देखें।
एक तो ये हो गया हमारे पास कॉलम, ठीक है। और दूसरा हम लोग लिख रहे हैं, यहां पर राजभाषा। और बताओ राष्ट्र भाषा। और कौन सी भाषा होती है? एक संपर्क भाषा भी आपने पढ़ा था, यहां लिखते हैं संपर्क भाषा। और बताओ कोई और भाषा होता है? मातृभाषा है नहीं। हमारी मातृभाषा क्या है बताओ जल्दी। और कोई भाषा छूट रहा है क्या? मौखिक, सांकेतिक, लिखित। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, है ना। और व्याकरण तो जानना जरूरी। इतने सारे शब्द हैं। आज हम लोग इसको स्पष्ट करेंगे कि बोली क्या है, विभाषा क्या है, उपभाषा क्या है और भाषा क्या है। राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, संपर्क भाषा, मातृभाषा, लिपि और व्याकरण। इस टॉपिक को हमको आज जानना है। इसमें से कुछ आप लोग जान रहे हो, इधर वाले चीजें पे हमने ध्यान देना है और थोड़ा नोट भी कर लेंगे संक्षिप्त में, ताकि हमें काम भी दे देगा, ठीक है। बाकी आपके पास स्टडी मटेरियल तो पहुंच ही गया है, वो सब चीज आपको। तो हमने आपको बताया था कि बोली क्या है। इसको कंप्लीट ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद हम लोग फिर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगले दिन से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हमने आपको बस इतना ही बताया है कि छोटे से भूभाग में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाता है ना। बोली जो है एक छोटे एरिया में बोला जाएगा। इसके लिए हम कई शब्दों का प्रयोग किए थे। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोलो, ये बोला गया था ना। और एक हमने क्या कहा, छोटी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा, किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। माने कोई एक छोटा सा स्थान होगा, स्थान विशेष, वहां जो कुछ लोग बोल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बोली कहेंगे। ये बात हम लोगों ने जाना था। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो हमने बस इसमें ये लिख सकते हैं, छोटी भूभाग। एक तो ये हो गया, छोटी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा, आपको समझ में आ जाएगा। और हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। ये अलग अलग परिभाषा हम लोग बना सकते हैं। और क्लास में आप बैठे हो और बाहर जो है उसमें अंतर होना चाहिए। आप बाहर निकलो तो बोली और लोगों के बीच में आप अगर रखें अपना बात, तो पता चले कि हाँ आप पढ़ क्या आए। ऐसे नहीं कि आप आपने भी कुछ भी बोल दिया, वो लोग भी कुछ भी बोल दिए। तो क्लास में बैठे हो तो ये बात हमें स्पष्ट पता होनी चाहिए कि बोली फिर भाषा, बोली और भाषा में क्या अंतर है। ये सारा चीजें हम लोग को कंप्लीट जानना है, ठीक है। तो बोली को हम लोगों ने कैसे परिभाषित किया, कई तरीके से। और पढ़ते हो तो हमें अपने आप को इस तरह से पढ़ना है कि रटने जैसा नहीं, समझना होता है। और कहोगे कि हिंदी में तो बहुत सारे चीज याद करने वाले हैं, तो जो है वो है। पर आपको ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे वैज्ञानिक भाषा या वैज्ञानिक लिपि की अगर बात होती है तो देवनागरी है। एकदम वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। देवनागरी लिपि पूरे के पूरे साइंटिफिक है। तो इसको साइंस की तरह सीखा जा सकता है, ठीक है। और इसको देखते हैं, बोली जो होती है छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा, सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या बताओ इसमें कोई साहित्यिक रचना होती है? नहीं होती। इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, संक्षिप्त में ही लिखेंगे, इसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं होती। क्यों नहीं होगी भाई? छोटे से एरिया में कुछ लोग बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो कितना लिखेंगे, माने कोई विशेष नहीं, आम बोलचाल की भाषा में यूज हो रहा है बस, उसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं हुई होती है। क्या इसमें व्याकरण होगा? टॉपिक अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्न में व्याकरण नहीं होता है, क्वेश्चन सोचो, निम्न में व्याकरण नहीं होता है और आपको ये 4 को दे दिया जाए,
तो हमको क्या सोचना है, अगर सबसे सटीक उत्तर होगा तो क्या टिक करेंगे, बोली, क्योंकि बोली में कहीं से कहीं तक व्याकरण होने की संभावना नहीं है। और बोली में जब व्याकरण नहीं है तो क्या वो व्याकरणिक नियमों से बंधा होगा कि स्वतंत्र होगा? ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में कौन व्याकरणिक नियमों से स्वतंत्र होता है। तो क्वेश्चन तो बहुत फॉर्मेशन किया जा सकता है, बोलो हाँ है ना। इसका कोई व्याकरण नहीं होता, इसका कोई व्याकरण नहीं होता। और व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे या जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलने, शुद्ध शुद्ध लिखने और शुद्ध शुद्ध पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है। और शास्त्र किसको बोलते हैं? जो किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसको शास्त्र बोलते हैं। कोई दिक्कत? और इसमें बोली में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि बोली जो है स्वतंत्र होता है, व्याकरणिक नियमों में बंधा नहीं रहता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बोली है वो भाषा का प्रारंभिक रूप है? भाषा का प्रारंभिक रूप है, बोलो हाँ या ना। बोली क्या होती है? भाषा का प्रारंभिक रूप होती है। कोई भी बोली थोड़ी सी बोली जाती है, वो धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार करता है, बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसमें कुछ साहित्यिक रचना करते हैं, तो ये धीरे धीरे एक भाषा का रूप लेता है। तो बोली क्या है? एक भाषा का प्रारंभिक रूप है। कोई भी भाषा बना हुआ है, कोई भी भाषा, दुनिया का कोई भी भाषा, बड़ा से बड़ा भाषा, वो शुरू कहां से हुआ होगा? बोली से हुआ होगा, बोलो हाँ। तो बोली के बारे में हमें इतनी बात पता होनी चाहिए। अगर अंतर कोई पूछ दे कि बोली और भाषा में क्या अंतर है, तो यह सीमित क्षेत्र में बोला जाएगा, छोटा क्षेत्र में, छोटा भूभाग में, और इसका क्षेत्र क्या होगा? बहुत विस्तृत होगा। इसमें व्याकरण नहीं होते हैं, इसका व्याकरण होता है। यह व्याकरणिक नियमों से स्वतंत्र होता है, यह व्याकरणिक नियमों में बंधा होता है ना। यह भाषा का प्रारंभिक रूप है, यह भाषा का ये बोली में क्या लिखेंगे? यह भाषा का प्रारंभिक रूप नहीं है, यह एक डेवलप यानी विकसित भाषा होती है। जब बोली बहुत विस्तृत हो जाती है तो भाषा कहते हैं। तो अंतर भी हमें समझ में आ रहा है। तो इतनी टॉपिक थोड़ा सा आपको कंसेप्ट में रखना है। जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है उसमें बहुत चीजें नहीं लिखी गई है, समझे? तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लो, है ना। 1 मिनट के लिए जल्दी से आप नोट कर लो, फिर आगे हम आते हैं बी भाषा पर। हो गया? एक इसमें और टॉपिक हम लोग जोड़ रहे हैं, मानक भाषा। मानक भाषा, इसी को परिनिष्ठित भाषा भी बोला जाता है, और इसी को प्रांजल भी बोला जाता है। मानक भाषा के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इतना हो गया, इरेज कर इसको। अब देखो ध्यान से समझोगे, बोली प्रारंभिक रूप है, उसके बाद क्या है? कोई व्याकरण नहीं है। अच्छा, इसका लिखित रूप होगा कि नहीं? लिखा हुआ ही नहीं है, बस ये बोला जा रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। बी भाषा क्या होगा? तो बोली जब अपना क्षेत्र विस्तार करती है तो उसको हम बी भाषा बोलते हैं। इसमें अगर आपको जैसे में लिखना होगा तो क्या लिखोगे? ऐसा कुछ लिखो जिसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं हुई होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, सोचो। देखो, जब ये किताबें लिखी गई होगी या कंसेप्ट लिखे गए होंगे तो हो सकता है उस समय, अभी हम लोग एग्जांपल लिखेंगे, उसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं हो, पर वर्तमान समय में अवेलेबल हो, वो हम लोग को जानकारी ना हो, तो ऐसा भी हो सकता है। पर अगर किताबों में अगर कुछ मिलता है तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? क्या भोजपुरी लिख सकते हैं? बताओ तो। भोजपुरी नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बहुत विस्तृत हो चुका है और चीजें हो रही है, मूवी वगैरह भी बन रहे हैं, तो उसको लिखना ठीक नहीं रहेगा। मैथिली लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि मैथिली कवि, देखो बहुत सारा चीजें उसमें लिखी जा चुकी है। जो हमारी मैथिली कवि मैथिल कोकिल के नाम से जानी जाती है, नाम क्या है? विद्यापति। तो मैथिली में पदावली लिखा है, उन्होंने रचना किया है, तो मैथिली को भी हम इसमें नहीं रख सकते। ऐसा रखना है जिसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है, तो क्या रख सकते हैं? तो ऐसा ही सोचना है और रखना है, खुद से सोचना है। तो अगर हम लोग फिलहाल बुंदेली रख देते हैं, है ना, किताबों में ये मिला है कि हाँ इसमें साहित्यिक रचना नहीं है, तब बुंदेली हम लोग रख सकते हैं। मगही रख दें? मगही पटना में बोला जाता है, मगही रख रहे हैं, है ना।
क्योंकि मेरे अनुमान से अभी इसमें साहित्यिक रचना कुछ नहीं हुई है। आगे देखते हैं बी भाषा क्या है। इसमें साहित्यिक रचना होती है, इसमें साहित्यिक रचना होती है। देखो अभी हम इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज करने के बाद हम लोग बी भाषा के बारे में लिखेंगे, है ना। तो अगला टॉपिक है बी भाषा। तो बोली जब अपना क्षेत्र विस्तार करती है, क्या कौन सा बोली, या लिखेंगे जब बोली अपनी क्षेत्र विस्तार करती है, क्षेत्र विस्तार या विस्तृत करती है, तो उसे बी भाषा कहते हैं। जब बोली अपनी क्षेत्र विस्तार करती है तो उसे बी भाषा कहते हैं। और इसमें एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं भोजपुरी, मैथिली भी लिख सकते हैं इसमें, है ना, ब्रज भाषा लिख सकते हैं, अवधी लिख सकते हैं, ये सब के सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें साहित्यिक रचना होती है, इसमें बहुत सारे साहित्य आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हम क्या लिख लें, इसमें साहित्यिक रचना होती है। और एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें भोजपुरी तो रख ही सकते हैं, मैथिली भी रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, ब्रज भाषा, और हम लोग अवधी रख सकते हैं। अवधी क्यों रख रहे हैं भाई, क्योंकि तुलसीदास जो हैं वो अवधी में रामचरितमानस लिखे, इतनी बड़ी किताब है, बताओ है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं। पदावली, मैथिली कवि जो है पदावली की रचना करी है मैथिली भाषा में, तो है। ब्रज भाषा से कौन जुड़े हैं, ब्रज भाषा से सूरदास का अपने नाम सुना होगा, कृष्ण भक्त कवि हैं, बहुत रचनाएं करे हैं सूरदास ने, है ना। इसमें ब्रज भाषा में, भोजपुरी में बताओ कोई लिखा हुआ कोई ग्रंथ। तो अभी फिलहाल वास्तव में हमें भी नहीं पता कि कौन सा ऐसा है जो भोजपुरी में लिखा गया है, पर इतना मुझे पता है कि बहुत सारा इसमें मूवी वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो कुछ बहुत सारी चीजों का रचना इसमें हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। पर अभी ये संविधान में इसको जगह नहीं मिला है, तो इसको बोली में भी आप रख सकते हो, लेकिन ये क्षेत्र विस्तार बहुत कर चुका है, बिहार से उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है ना। और यहाँ जो आपको चीजें दिख रहा है, तो ये सब तो आपको मैथिली जो है संविधान में भी इसको जगह मिल चुका है, तो ये अच्छा खासा अपना क्षेत्र विस्तार कर चुके हैं। ठीक है, अब बोली जो होता है ना, एक प्रकार का भाषा ही होता है ना, वही तो बोल रहे हैं ना, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, तो इसको ध्यान रखना है। उपभाषा क्या है, उपभाषा जब कई बोलियां मिलकर, है ना, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कई बोलियां मिलकर, कई माने बहुत सारी बोलियां, कई बोलियां मिलकर उपभाषा बनाती है, कई बोलियां मिलकर। और ये बोलियां अगर मिलेंगी तो किसी ना किसी एक सीक्वेंस की होगी, माने वो एक ऐसा भाषा समझो जैसे हमने संस्कृत से लिया और संस्कृत से सब आगे बढ़ती गई, तो ऐसा कोई जन्म मूल भाषा कोई एक होगा और वहां से अलग अलग बोलियों थोड़ा थोड़ा क्षेत्रीय विस्तार हुआ और उसमें डिफरेंसेस आते गए, उसमें परिवर्तन होते गया, पर मूल भाषा कोई एक ही था। तो वैसे सभी बोलियों को मिलाकर हम एक जगह रख देंगे। तो कई बोलियां, जैसे हिंदी की बात करते हैं उसमें 18 बोलियां हैं, है कि नहीं। तो कई बोलियां मिलकर, कई बोलियां मिलकर उपभाषा बनाती है, उपभाषा बनाती है कि नहीं। इसमें साहित्यिक रचना होगा, जब यहां साहित्यिक रचना है तो इसमें होगा ही, तो इसमें साहित्यिक रचना भी होगा, साहित्यिक रचना भी होगा इसमें, है कि ना। और जैसे में अगर हमसे कोई पूछे तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हिंदी की 5 उपभाषा है, तो पांचों को हम रख सकते हैं, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बोलो हाँ है ना। तो जो हम हिंदी में 5 उपभाषाएं दे रहे हैं, तो उपभाषा में तो पांचों को लिख सकते हैं, और भी कई भाषाएं हैं उसका उपभाषा होंगे तो उसको हम रख सकते हैं, है कि नहीं। तो चलो इतना ध्यान रखो। अब आते हैं भाषा पर, किसी को कोई कष्ट अब तक, किसका, ये उपभाषा का अगर व्याकरण की बात किया जाए, इसमें बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं हो चुकी है, और ये किसी एक मुख्य भाषा का भाग है, अपना एक वर्चस्व बना चुका है, तो इसमें व्याकरण होगा, है ना। तो इसमें हम लोग व्याकरण रखेंगे।
क्योंकि ये हिंदी का 5, अगर हिंदी के बारे में केवल सोचो तो हिंदी का 5 भाग है और पांचों में बहुत सारे रचनाएं हुई है, नियमों के अनुसार हो रहा है, तो हम इसमें व्याकरण रखेंगे। ठीक, भाषा पे आते हैं। भाषा पे हम लोग भाषा में क्या लिख सकते हैं, कई उपभाषाएं मिलकर, मतलब उपभाषाएं जब मिलती है एक से अधिक, है ना, किसी भी भाषा में उपभाषाएं होती है, जैसे हिंदी में 5 है, तो ये पांचों जब एक साथ मिलेंगी तो हम बोलेंगे कि ये भाषा है कि नहीं। अभी हम किस आधार पर देख रहे हैं, क्षेत्र के आधार पर। भाषा का और भी परिभाषा होता है, अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, सबसे सटीक तो यही होता है। अगर कोई पूछता है कि भाषा किसे कहते हैं, तो हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि उपभाषाएं मिलकर भाषा का निर्माण करती है, उसको उसी समय वही बोलना है कि अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। पर जब हम ये सीक्वेंस पढ़ते हैं, बोली, विभाषा, उपभाषा, भाषा, तो हमको ये बातें सोचनी होती है। ठीक है, एक अलग तरीका है इसको परिभाषित करने का। तो उपभाषाएं मिलकर बोली बनाती है, उपभाषाएं मिलकर भाषा बनाती है। उपभाषाएं मिलकर क्या बनाएंगी, भाषा बनाएंगी। इसमें बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं, बहुत सी साहित्यिक रचनाएं होती है, जिसको एक इंसान जीवन भर में शायद ना पढ़ पाए, इतनी इसमें साहित्यिक रचनाएं होगी, है कि नहीं। और हम क्या सोचेंगे, यह एक मानक होगा, है कि नहीं, मानक होगा कि नहीं, यह मानक भाषा, यह मानक होता है, ऐसा लिख देते हैं, यह मानक होता है। और क्या लिख सकते हैं, इसका व्याकरण होता है, यह व्याकरणिक नियमों से बंधा होता है, बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। ये सब इसमें पॉइंट हम लिख सकते हैं भाषा में। थोड़ा तेजी में लिखोगे, हो गया। भाषा में जैसे में क्या लिख सकते हो बताओ, ये तो आपको पता होना चाहिए अब तक। भाषा में जैसे में क्या लिख सकते हैं, भाषा आप किसको बोलोगे, हिंदी को भाषा बोलेंगे या नहीं, संस्कृत को बोलो, संस्कृत को भी हम भाषा बोलेंगे। और किसको बोलें, हाँ, अंग्रेजी एक भाषा है, बढ़िया, अंग्रेजी को हम बोलेंगे। डच को भी बोल सकते हैं, फ्रांसीसी को, है ना, स्वीडिश को भी बोल देंगे, चाइनीज भाषा भी होगी, है ना, रूसी भाषा भी होगी। तो ये सब एक भाषा है और एक अच्छे खासे संख्या में लोग इसमें हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, ये सब भी एक भाषा है कि नहीं, बोलो। तो इतनी बातें हमें भाषा में रखना है। इसका हम लोग एक बनाते हैं, जो कि आप जान रहे हो लेकिन रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा होना चाहिए। इसका हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसको अगर हम बोली कहते हैं, है ना, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। अगर इसको हम बोली कहते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, विभाषा, और इसको हम क्या बोलेंगे, उपभाषा, और इसको हम क्या बोलेंगे, भाषा। बोलो हाँ है ना, है ना, विस्तृत होते जा रहा है। तो ये विस्तृत होते जा रहा, अपना क्षेत्र विस्तार करते जा रहा है। थोड़ा ओपन कर दीजिए उसको, अभी तो लॉक होगा तो आ रहा होगा। ठीक है, इसको इरेज करें। देखो किसी को कोई कष्ट होगा ना इसमें तो अभी बोल दो, क्योंकि आज के बाद ये नहीं पढ़ने वाले फिर से। है किसी को कोई दिक्कत, है किसी को कोई दिक्कत, खड़ा हो जाओ, बताओ। सर बोली का मतलब दायरा सीमित रहता है, हाँ, तो लगभग कितने किलोमीटर तक देखो इसके बोली का विस्तार रहता है, ठीक, उसके बाद आपकी बातें हम समझ गए। देखो बोली की अगर डिफिनीशन की बात किया जाए तो इसमें ये मैथ साइंस की तरह नहीं है कि एकदम 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेडियस में बोला जाएगा, ऐसा इसमें परिभाषा नहीं कर सकते, और न ही ये ऐसा हो सकता है। बोली बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि बोली का जो एरिया होता है वो सीमित होता है, छोटे छोटे एरिया में होता है, उसको हम बोली बोलते हैं। मतलब कुछ लोग बोलता हो, 2-4 गांव पकड़ लो, है ना, तो इसको हम बोलेंगे बोली। पर इसमें कोई सटीक जवाब अगर आपको चाहिए कि कितना किलोमीटर में, और इतना से बस बढ़ गया तो हम कहेंगे विभाषा, ऐसा नहीं है। हम बोली तब तक कहेंगे जब तक उसमें कोई साहित्यिक रचना नहीं हुई है। कितना भी लोग बोल रहा हो, कितना भी बोल रहा हो, हम चेक करेंगे कि क्या उसका साहित्यिक रचना हुई या नहीं, है ना। जैसे भोजपुरी को अभी हम लोग संविधान में कई दिनों से कोशिश हो रहा है कि संविधान में भी इसको जगह मिले, भोजपुरी में क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे अच्छी रचनाएं नहीं कर पाए हैं। जो था वो पहले था कुछ, पर अब तो इसकी मूवी होकर बन के चीजें बहुत खराब भी हो रही है, लोग बोलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, अच्छे एलाइट क्लास लोग, है कि नहीं। तो ये सब चीजें कमी भी हो जाती है, बोलो है नहीं। कोई भाषा बोली तक ही जाकर बोली रह सकती है, वो भी भाषा नहीं बनेगी, उपभाषा और भाषा भी नहीं बनेगी। हो सकता है वो समाप्त हो जाए, बोली बोली ही रह जाए,
समझ गए? तो ऐसा भी हो सकता है। तो बोली और भाषा, अगर बी भाषा में अंतर हमें करना है तो किस आधार पे करेंगे? साहित्यिक रचना के आधार पर। हम चेक करेंगे कि उस भाषा में कोई अच्छी साहित्यिक रचनाएं हुई या नहीं हुई, पढ़ने वाले लोग उसको अच्छा से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। समझ में आया? इसका एरिया डिफाइंड हम एक सटीक तरीके से नहीं कर सकते, हम साहित्यिक रचनाएं को चेक करते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बैठिए, ये सब चीजें हो गई। राजभाषा की बात करते हैं। और राजभाषा में हमने आपको बताया था किसी देश के संविधान द्वारा जिस भाषा को शासकीय कामकाज की भाषा की मान्यता दी जाती है उसको हम राजभाषा कहते हैं, है ना? तो नोट कर लो, सुन रहे हो ना? किसी देश के संविधान द्वारा जिस भाषा को, किसी देश के संविधान द्वारा जिस भाषा को शासकीय कामकाज की भाषा की, शासकीय कामकाज की भाषा की, किसी देश के संविधान द्वारा जिस भाषा को शासकीय कामकाज की भाषा की मान्यता दी जाती है उसे राजभाषा कहा जाता है। किसी देश के संविधान द्वारा जिस भाषा को शासकीय कामकाज की भाषा की संज्ञा या मान्यता दी जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे में हम क्या लिख सकते हैं? कोई बताओ, जैसे में इसमें हम क्या दे सकते हैं? हिंदी दे सकते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हिंदी को तो हम रख ही सकते हैं। तो जैसे में हम हिंदी दे सकते हैं, है ना? आपको क्या लगता है ब्रिटेन में कौन भाषा होगा? अच्छा, आपको लगता है तो लगने दो, आगे आते हैं, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। भाषा अभी हम लोग क्या लिख सकते? राजभाषा, है ना? तो किसी देश के संविधान द्वारा जिस भाषा को शासकीय कामकाज की भाषा की मान्यता दी जाती है उसको हम क्या कहेंगे? राजभाषा। और जैसे में लिखेंगे हिंदी, है ना? राष्ट्रभाषा पे आते हैं, हो गया? राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। राष्ट्रभाषा किसी देश के बहुसंख्यक जो लोग होते हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा, है ना? हाँ, तो हम इसमें बहुसंख्यक जुड़ा रहेगा, तो इसमें हम क्या कहेंगे? किसी देश के बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, किसी देश के बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा किसी देश के बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। आपको नोट नहीं करना है, पर एक डिफिनीशन हम आपको सुनाते हैं भाषा के बारे में, है ना? तो भाषा में तो हमने ये लिखा था ना, यहाँ भाषा में ये तो लिखा था कि हाँ क्षेत्र विस्तार के आधार पर आप ये तो नॉर्मल जानो, इसको नोट कोई नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसको तो याद हो गया होगा कि अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। इस माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। कामता प्रसाद, जिनको गुरु जी की उपाधि मिली है, और हिंदी में जैसे आप साइंस में न्यूटन पढ़ते हैं, हिंदी में कामता प्रसाद जी हैं, तो उन्होंने भाषा को कैसे परिभाषित किया है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। ये किसने दिया है? कामता प्रसाद। एक भोलानाथ तिवारी नाम के हैं हिंदी के ज्ञानी, तो ये क्या बोल रहे हैं? भाषा ध्वनि चिन्हों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे भाषा की कई परिभाषाएं कई लोगों द्वारा दी गई है, पर हम ऐसे चीजों में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा जटिल हो जाएगा। आपको बहुत इसमें नहीं ध्यान रखना है। जो अच्छे लेवल की जो पीएचडी जो मतलब हिंदी में कोई ऑनर्स वगैरह करेगा तो वो ऐसा परिभाषा ध्यान रखे तो बनता है, पर हमें मोटे तौर पर ध्यान रखना है कि भाषा जो है ध्वनि चिन्हों की एक व्यवस्था है, भोलानाथ तिवारी ने कहा, ठीक है। और जो कामता प्रसाद है वो क्या बोल रहे हैं? भाषा एक माध्यम है।
जिसके द्वारा जो लोग हैं एक दूसरे की वो अपने भाव और विचार को व्यक्त करें और दूसरों से स्पष्टतया समझ सकते हैं। अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, कभी मान लो ऐसा एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि ये परिभाषा किसने दिया था, तो थोड़ी बातें हमें ध्यान रखनी भी है, कभी काम दे देगा, है ना। आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा में क्या है, किसी देश के बहुसंख्यक लोग जिस भाषा को या बहुसंख्यक नागरिक जिस भाषा को बोलते हैं उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। मतलब ऐसा समझो एक देश है उसमें अधिक से अधिक लोग बोल रहे हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, राष्ट्रभाषा। पर ध्यान रखनी है राष्ट्रभाषा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एक तो कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है संविधान में उसको राष्ट्रभाषा कह दिया जाए। मतलब बहुसंख्यक लोग जिस भाषा को बोल रहे हैं और संविधान में उसकी मान्यता दे दी जाए तब हम क्या कहेंगे कि वो राष्ट्रभाषा हो गई। तो इसी में बहुसंख्यक लोग के साथ हम टीएनसी क्या लगाएंगे, संविधान द्वारा मान्यता दे दिया जाए। तो हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं किसी देश के बहुसंख्यक नागरिक जिस भाषा को बोलते हैं और संविधान द्वारा उसे मान्यता दे दी जाती है तब हम उसको राष्ट्रभाषा कह देंगे। कोई दिक्कत। और अंतरराष्ट्रीय भाषा मतलब होता है कई देशों में बोली जाती हो, कम से कम 2 से 2 देशों में बोली जाए तो उसको अंतरराष्ट्रीय भाषा बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। आते हैं मानक भाषा पे। मानक भाषा परिनिष्ठित भाषा या प्रांजल भाषा जो होती है ये होता है स्टैंडर्ड। मानक किसको बोलेंगे, जो व्याकरण सम्मत हो, व्याकरण के सम्मत हो, व्याकरण के अनुसार हो, मतलब व्याकरण के नियमों से बंधा हो, उसको बोलते हैं हम मानक भाषा। दूसरी बात, मानक भाषा जो है वो एकमत होता है, एक रूप का होता है। और हम कोई भी भाषा जब बोली भाषा का रूप लेती है तो उसके पीछे से व्याकरण आता है और व्याकरण हम बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं, ताकि इसको एक रूपता दिया जा सके। जब हम उसमें एक रूपता दे देते हैं तो कई पीढ़ियों तक वह एज इट इज चलते रहता है। तो व्याकरण बनाने के पीछे क्या तरीका, क्या सोच रहता है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इसके व्याकरण को समझाएं, बताएं, ताकि यह जो भाषा है वो काफी दिनों तक बरकरार रहे, है ना, एक रूपता बनी रहे। ठीक है। तो मानक भाषा हम ला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक रूपता के लिए। तो व्याकरण सम्मत होता है और एक रूपता होती है। इसमें हम 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि यह व्याकरण सम्मत होता है और यह एक रूपता, इसमें एक रूपता होती है। उसको हम बोलेंगे क्या, मानक भाषा। तो वैसी भाषा जिसमें एक रूपता हो और वह व्याकरण सम्मत हो, मानक भाषा कहलाएगा। ठीक है। तो आप इसमें टॉपिक क्या दे दो यहां से कि व्याकरण सम्मत और एक रूपता। बाकी डिफिनीशन तो आप 2 बात को रख के बना सकते हो, है ना। और अभी तो मैं देख ही लिया, कभी मन करे तो यूट्यूब पर देख लेना, है ना। तो वैसी भाषा जिसमें क्या हो, एक रूपता हो और जो व्याकरण सम्मत हो उसको हम बोलेंगे मानक भाषा। इसको प्रांजल भी बोलते हैं। बोलो कोई कष्ट। अब आते हैं संपर्क भाषा, है ना। इसमें 2 मुख्य बिंदु रखना है ध्यान, व्याकरण सम्मत, एक रूपता। आगे आते हैं संपर्क भाषा। अब संपर्क भाषा क्या है, तो देखो ध्यान से, किसी भी क्षेत्र में, दुनिया का कोई भी क्षेत्र ले लो, कोई भी क्षेत्र में कम से कम 2 व्यक्ति, तभी तो बातचीत करेंगे। तो किसी भी क्षेत्र में 2 व्यक्तियों, कोई भी 2 व्यक्ति होंगे, उन 2 व्यक्तियों के बीच कोई बातचीत हो तो बातचीत होगा तो कोई एक भाषा यूज होगा। पर कंडीशन यह है कि उनकी मातृभाषा अलग अलग हो। जब मातृभाषा अलग अलग होगी और वो किसी थर्ड भाषा का यूज कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे संपर्क भाषा। फिर बात आती है मातृभाषा क्या है, तब पहले उसे समझ लेते हैं। यहां हमने लिखा मातृभाषा, वैसी भाषा जिसे कोई बच्चा बचपन में, बच्चा तो बचपन ही है, तो वैसी भाषा जिसे कोई बच्चा अपनी परिवार या समाज से सीखता है, तो उस भाषा को हम क्या बोलते हैं, मातृभाषा। और मातृभाषा हमारी क्या है, हिंदी। इसीलिए हम बोलते हैं हिंदी इज माई मदर लैंग्वेज। क्या बोलते हैं छुट्टी मातृभाषा, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी, क्योंकि हम बचपन में इसी को सीखे हैं। कोई भी इंसान अपने परिवार से जो सीखता है, कई किताबों में आपको ये डिफिनीशन मिल जाएगी कि वह भाषा जिसे कोई बच्चा अपनी मम्मी से सीखता है उसको मातृभाषा कहेंगे। तो ठीक है, मम्मी भी रख सकते हैं, पर ज्यादा अच्छा क्या है, मम्मी से कोई थोड़ी सीखेगा, केवल पापा वैसे सीखेंगे,
दादी जी से सीखेंगे, दादाजी से भी सीखेंगे, चाचा जी से भी सीखेंगे, तो परिवार ज्यादा बेहतर है। बोलो हाँ है ना? क्या लगता है तुम्हें? मम्मी रखें केवल? और परिवार से जो सीखता है उसके अलावा समाज से भी हम सीखते हैं, है ना? जब बच्चा घर से बाहर निकलता है और हाथ में डंडा लेके जब चक्का नचाता है तो उस समय जो उसको नॉलेज मिलता है वो तो मम्मी से भी ज्यादा कारगर होता है है कि नहीं? तो उस समय वो कौन भाषा यूज हो रहा है वहां पर, वो सब हमारे लिए क्या होगी? मातृभाषा। क्योंकि बच्चा हमेशा वही वो चीजें शुरू में उसको वो मिल रही है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसको लिख लीजिए, वैसी भाषा। हाँ, इसको लिख लेते पहले। वैसी भाषा, वैसी भाषा, वैसी भाषा जिसे कोई बच्चा, वैसी भाषा, वैसी भाषा लिख दे हम भी क्या? जिसे कोई बच्चा अपने, थोड़ा इसमें इंक कम लग रहा है इसलिए मैं सोच रहा नहीं लिखूं। वैसी भाषा जिसे कोई बच्चा अपने परिवार और समाज से सीखता है। वैसी भाषा जिसे कोई बच्चा अपने परिवार और समाज से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। और इसमें लिखेंगे हमारी मातृभाषा हिंदी है। हमारी मातृभाषा हिंदी है। कोई भोजपुरी तो नहीं कहेगा ना? है? कहो, क्योंकि हम लोग तो शुरू में सब भोजपुरी सीखते हैं। है, बोलो सही बात है कि नहीं? हाँ हाँ, उसको भाषा जो है ना एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का उसको उपाधि मिला नहीं है, इसलिए हम कहेंगे अगर भाषा पूछता है कोई कि हमारी मातृभाषा क्या है तो हिंदी बोलेंगे। अब मान लो कि उसमें हिंदी ना हो, सभी बोलियों का उसमें दिया गया हुआ, उसमें भोजपुरी दिख जाए तो भोजपुरी मार देंगे, है कि नहीं? तो वैसी भाषा जिसे कोई बच्चा, हाँ तो देखते हैं, वैसी भाषा जिसे कोई बच्चा अपने परिवार और समाज से सीखता है उसे मातृभाषा कहेंगे। और हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। थोड़ा सा यहाँ आते हैं राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? कुछ नहीं है, ये अनिर्धारित है ना? और पहला जो क्लास था, क्लास 1 में हम लोगों ने बात किया था इस पर बहुत सारे संविधान के आर्टिकल वगैरह लेकर के, है ना? तो ये सब चीजें अगर आप नहीं देखे होंगे तो फर्स्ट क्लास 1 को आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है। और एक और बात आपको ध्यान देना है, जो भी राज्य होते हैं, जैसे बिहार राज्य हो गया, मध्य प्रदेश राज्य हो गया, तो अभी जो ये जो हम स्टेट देख रहे हैं तो इनको कोई राष्ट्रभाषा बनाने का अधिकार नहीं है। संविधान में ये लिखा हुआ है। राजभाषा आप बना सकते हैं पर राज्यों का कोई राष्ट्रभाषा नहीं होगा। हमारे देश के अंदर जो 28 राज्य आपको दिख रहे हैं इसमें से कोई भी राज्य अपना राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सकता। भारत कर सकता है लेकिन अब नहीं कर सकता, क्योंकि अभी फिलहाल यही चल रहा है कि हम राजभाषा पे हैं, राष्ट्रभाषा हम नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे देश में भाषाई विविधता बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं मातृभाषा समझ गए जो बचपन में सीखे। अब आते हैं संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा किसे कहेंगे? किसी भी क्षेत्र में कोई दो विशेष लोग बातचीत कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। कंडीशन क्या है? मातृभाषा उनकी अलग अलग होनी चाहिए और उस केस में वो जिस भाषा का यूज कर रहे हैं जिसको दोनों समझ रहे हैं तो उस केस में हम उसको कहेंगे कि वो मातृभाषा का वो संपर्क भाषा है ना? तो इसका हम डिफिनीशन क्या लिखेंगे? किसी क्षेत्र विशेष में किसी दो व्यक्तियों के बीच जिनकी मातृभाषा भिन्न हो, दो व्यक्तियों के बीच, किसी क्षेत्र विशेष में किसी दो व्यक्तियों के बीच जिनकी मातृभाषा अलग हो या भिन्न हो, जिनकी मातृभाषा अलग हो या भिन्न हो, के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। तभी हम लोगों ने इसमें क्या लिखा? किसी क्षेत्र विशेष में
किसी दो व्यक्तियों के बीच में, किसी दो व्यक्तियों के बीच जिनकी मातृभाषा, जिनकी मातृभाषाएं भिन्न है या अलग है, भिन्न हो, कोमा दे देंगे, के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा, की जाने भाषा क्या कहलाएगी? संपर्क भाषा कहलाएगी। प्रयोग की जाने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाएगी। अच्छा, आप सोच के थोड़ा देखो, क्या संपर्क भाषा का व्याकरण होगा, कोई मानक होगा? तो अब देखो, अगर हम बचपन में जो सीख रहे हैं मातृभाषा, हो सकता है कि वो बहुत विस्तृत ना हो, लेकिन उसका मातृभाषा अलग है, उसका मातृभाषा अलग है, फिर भी दोनों किसी भाषा को जान रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हो सकता है वो दो देश के हों, तो उनकी मदर भाषा, जो मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो अलग है, मातृभाषा अलग है, फिर भी किसी तीसरे भाषा को सीखे हैं। तो ऐसा तो शायद इंग्लिश होता है आज के डेट में, कि हिंदी जानता है कोई इंसान, कोई तमिल जानता है और इंग्लिश दोनों जानते हो, चाइनीज कोई रशियन जानता हो, कोई हिंदी जानता हो, बीच में दोनों इंग्लिश जानते हो। तो ये भाषा बड़ा होगा, विस्तृत क्षेत्र होगा, तभी तो दो मातृभाषा वाले लोग उसको पढ़े होंगे, है कि ना? तो ये मानक हो सकता है, इसकी व्याकरण हो सकता है, या व्याकरणिक नियमों से बंधा हो सकता है, ये सारी बातें इसमें आएंगी रेस्ट्रिक्टिव। कोई दिक्कत किसी को? आगे आते हैं लिपि पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को ये दुख देता है, और दुख दूर करते हैं फिर भी दुख हो जाता है, तो इसको हमको ध्यान से देखना है। लिपि क्या है? तो हमने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने भावना विचार को शेयर करता है तो उसके मुख से कोई ध्वनि निकलती है। ध्वनि जो है कुछ समय के लिए होता है, सेकंड के लिए होता है, और उस समय वो अपना इफेक्ट करता है, पर कुछ वर्षों के बाद अगर हम उसी बात को याद करना चाहें तो वास्तविक फीलिंग नहीं आ सकती, उसमें बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, याद नहीं आएगा। तो इस केस के दूर करने के लिए हम कोई बात को बहुत दिन तक रखना चाहते हैं, अपने कई पीढ़ियों को वही बात बताना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लिखित रूप देना पड़ेगा। जब हम लिखित रूप दे देंगे तो वो 500 साल बाद भी अगर उस भाषा की जानकारी रखने वाला इंसान अगर वो पढ़ेगा तो सारी बातें समझ सकता है, या थोड़ी मोड़ी परिवर्तन के साथ तो समझ ही लेगा, क्षेत्रीय प्रभाव हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको लिपि बनानी पड़ेगी, और वो लिखी जाएगी, तो लिपि चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि मौखिक ध्वनि जो है, हमारे मुंह से जो मौखिक ध्वनि निकलता है, मौखिक ध्वनि को संकेतों या चिन्हों के रूप में व्यक्त करने की तरीका लिपि कहलाता है। ये बहुत अच्छा डिफिनीशन है, ध्यान से सुनना। मौखिक ध्वनि को संकेतों या चिन्हों के रूप में व्यक्त करने की तरीका क्या कहलाएगा? लिपि कहलाएगी। और इसमें तरीका जरूर लगाना है ना? क्यों तरीका लगाना है? क्योंकि अगर हम इतना कहें किसी मौखिक ध्वनि को संकेतों या चिन्हों के रूप में व्यक्त करने की तरीका अगर हटा देंगे, चिन्हों को वर्ण कहते हैं। कुछ लोग लिखने में बिजी हो गए हैं, तो थोड़ा एक बार ध्यान दो। किसी मौखिक ध्वनि को संकेतों और चिन्हों के रूप में व्यक्त करने की तरीका लिपि होगा। और इसी को देखना वर्ण कैसे कहेंगे, तो किसी मौखिक ध्वनि का संकेत और चिन्ह वर्ण कहलाएगा, है ना? अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, वर्ण किसको बोलते हैं। तो लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जो लिपि का जो चिन्ह होता है, लिपि चिन्हों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन वो लिपि चिन्हों को लिखने का जो तरीका है वह लिपि कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या नोट करेंगे? इसमें नोट करेंगे किसी मौखिक ध्वनि को संकेतों, किसी मौखिक ध्वनि को संकेतों या चिन्हों में व्यक्त करने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका या लिखने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका लिपि कहलाता है।
ठीक है। हमने क्या लिखा, किसी मौखिक ध्वनि को संकेतों या चिन्हों के रूप में व्यक्त करने का जो तरीका होगा वह लिपि कहलाता है। और किसी मौखिक ध्वनि के संकेतों और चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो हम वर्णमाला में इसको फिर से पढ़ेंगे, पर यहां ध्यान रखना है, अगर आपसे मान लो कोई पूछ दे वर्ण और लिपि में क्या अंतर है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी मौखिक ध्वनि के संकेत और चिन्ह को वर्ण कहेंगे, पर ये जो संकेत और चिन्हों को जो लिखने का तरीका होगा वो होगा लिपि। तो हमारी लिपि क्या है, देवनागरी, और इसी लिपि में हम कई भाषाओं को लिखते हैं। तो हम जैसे में यहां लिखेंगे, जैसे लिपियों का जैसे में क्या लिखेंगे, लिपि में जैसे में क्या लिखेंगे, तो कुछ लिपियों के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देवनागरी। अब देखो जो देवनागरी लिपि है ना, वो भी किस लिपि से बनी है, ब्राह्मी लिपि से। कौन सा लिपि, ब्रा ह, आधा इसी में म लगाना है, आधा ह है, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को भारतीय लिपियों का जननी कहा जाता है, आदि जननी। तो भारत के जो भी लिपियां हैं वो अधिकांश लिपियां किस लिपि की हैं, ब्राह्मी लिपि की, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि आदि जननी, लिपियों का आदि जननी किसको बोलते हैं, ब्राह्मी लिपि को। और इसी से देवनागरी लिपि आया है। और देवनागरी लिपि क्या है, वैज्ञानिक लिपि है ना। तो इसमें जो देवनागरी लिपि है, इसमें हम कौन सी भाषाएं लिखते हैं, तो यहां हम लिपि लिख देते हैं और इधर हम भाषा लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये लिपि हो गया। इस लिपि में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी लिखी जाएगी, संस्कृत होगा। और देवनागरी लिपि में तुम्हें क्या लग रहा है, पंजाबी आएगा या नहीं, पंजाबी नहीं आएगा। गुजराती आएगा नहीं, गुजराती आ जाएगा। मराठी बोलो, राजस्थानी बोलो ना। तो ये सारी भाषाएं किसमें आएंगी, देवनागरी लिपि में। और एक हम लिपि लिख रहे हैं, कौन सा लिखे, रोमन लिखते हैं। रोमन लिपि में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी तो सबको पता है, स्पेनिश भी इसी में लिखा जाता है, स्वीडिश, फ्रेंच, डच का जो भाषा होता है वो भी इसी लैंग्वेज में होता है ना। जर्मन भाषा सुना, जर्मनी में बोली जाएगी, तो जर्मन भाषा भी रोमन लिपि में ही लिखी जाती है। तो ये सारी लिपियां रोमन लिपि में लिखी जाती है। और पंजाबी किस में लिखा जाता है, गुरुमुखी में हो गया। अच्छा, फारसी लिपि में उर्दू लिखा जाएगा, और अरबी, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा फारसी, तो फारसी लिपि में फारसी लिखेंगे, ऐसा भी मिल जाता है, गूगल का अपना औकात है ना। तो फारसी लिपि में क्या क्या लिखा जाएगा, उर्दू और अरबी। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और तेलुगु तमिल ये जो है वो द्रविड़ भाषा वाला, तो द्रविड़ लिपि ऐसा अगर हम बोलें तो उसमें आ जाएगा तेलुगु। सर गणित का भी कोई लिपि होता है, नहीं, वो अलग अलग, हम अंग्रेजी में भी तो पढ़ते हैं गणित, रोमन सब अंग्रेजी में लिख देंगे तो रोमन लिपि में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। उसका कोई लिपि नहीं है, लिपि भाषा का होता है, ठीक। तो ये समझ आ गया। अब हम लोग क्या करें, व्याकरण क्या है आपको मैंने बता दिया। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध समझने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हमें क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। और ये सारी चीजें हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद होता है कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ईमानदारी से बताओ, किसको किसको मातृभाषा का परिभाषा पता था, मातृभाषा किसे कहते हैं, किसको किसको पता था, ये वाला मातृभाषा पता था पहले से कि क्या होता है मातृभाषा। सर इतना तो पता था सर जी, जिसे हम अपने लिए उपयोग करते हैं, जिसे बचपन से सीखते हैं, तो उसको मातृभाषा कहते हैं। हाँ तो बढ़िया, इतना है तो इतना ही रखना है। व्याकरण की भी परिभाषा लिख लोगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। नहीं आ रहा। व्याकरण में देखोगे आपको कितना नोट करना है, स्टडी मटेरियल से मैं आपको लिख दे रहा हूं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अलग अलग परिभाषा दिया जा सकता है। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात है, व्याकरण भाषा के पीछे पीछे चलता है। भाषा आगे आगे चलता है और व्याकरण पीछे पीछे, और नेटो जैसा नहीं है
कि वो कहेगा कि हाँ यूक्रेन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जैसे यूक्रेन आगे बढ़ा तो इधर देखा तो नेटो नहीं तो भागो है, पता चला है ही नहीं कोई, है ना। तो ऐसा नहीं है, व्याकरण कहेगा हाँ हम आएंगे पक्का, इसमें कोई शक नहीं है, ये सातों जन्म वाला बात है। तो व्याकरण भाषा के पीछे पीछे चलता है, भाषा मानक हो, एकरूपता रहे, है ना, कुछ नियम बनाए जाते हैं। इसके लिए क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे। भाषा मानक रहे, उसमें एकरूपता बनी रहे, इसके लिए हम कुछ नियम बनाते हैं, और इस नियम को ही क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। तो इतनी सारी बातें। अब इसमें आपको कोई दुविधा हो तो बताओ, मैं आपको कुछ और क्लियरिटी ला सकता हूं। अगर कहीं कुछ छूट गया होगा हमसे तो वो भी आप बता सकते हो। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट जरूर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।